साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि लगभग 50 प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। हिंदी साहित्य के 100 प्लस अति महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है इस PDF के अंतर्गत हमारे 100 से अधिक प्रश्न हमने बनाए हुए हैं, तो 50 प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। खासकर BPSC की जो परीक्षा है, BPSC की जो अभी हाल ही में होने वाली री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो कफन को प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी माना गया है। इसका समय क्या रहा है? 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है वो भी लिखा गया। कई बार गोदान उपन्यास का भी प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं। तो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जितने भी रचना है, चाहे कहानी हो या फिर उपन्यास हो, सभी रचनाओं को आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लेना है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है हर परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का अंतिम परोड़ उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम परोड़ कई बार ये पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद जी का अंतिम परोड़ उपन्यास कौन सा है? वो है गोदान। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम रहा है। बढ़ते हैं आगे। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उसकी काव्य भाषा पूछी हुई है। तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा सिद्धों द्वारा रचित रचनाओं की भाषा मानी जाती है, और पुरानी जो कि पुरानी हिंदी है, अर्थात देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा अर्थात पुरानी हिंदी सिद्धों द्वारा उद्धृत रचनाओं की भाषा कहा गया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सांध्य भाषा। सिद्धों की भाषा क्या है? सांध्य भाषा जो है सिद्धों की भाषा मानी गई है। यही भाषा होती है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा ही सांध्य भाषा कहलाती है। तो सिद्धों की जो भाषा है वो ये है कि अगर ऑप्शन में सांध्य भाषा न हो तो आप इसको लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। सुंदर परम किशोर व्याकरम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिरमोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। जो ये पंक्तियाँ है ये किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ ये रही है ब्रज भाषा में रचित पंक्तियाँ, क्योंकि सूरदास जी जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में शामिल है सूरदास जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, चैतन्य ने किस भक्ति पर जोर दिया? महाप्रभु जो चैतन्य हुए हैं उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति पर जोर दिया है। और महाप्रभु चैतन्य जो है ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अचिंतन्य भेदाभेद दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ, और ईस्वी की बात करें तो भाई शायद 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये टाइप नहीं हुआ है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। मैं जहाँ तक मुझे याद है महाप्रभु चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ। कभी कभी हो जाता है कुछ चीज़ें टाइप होते हुए कट भी जाती है और गलत टाइप भी हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? वल्लभाचार्य जी को वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यानी ये यहाँ पर भी ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, तो प्रश्न बन सकता है हमारा वल्लभाचार्य जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है, और इसी भक्ति का अनुकरण किन्होंने किया है? सूरदास जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं भैया अगला प्रश्न हमारा, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर जो रचना है वो अमृतलाल नागर जी की है। सुहाग के नुपुर काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मानस का हंस तुलसीदास जी की जीवनी पर जो रचित रचना है मानस का हंस, और
खंजन नैन, ये सभी रचनाएं जो है अमृतलाल नागर की हैं। अमृत राय और अमृतलाल नागर में जो है एक है अमृत राय लेखक। अमृत राय ने जो है प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही, और सुहाग के नुपुर और अमृत मानस का हंस, खंजन नैन, ये सभी रचनाएं लिखी हैं। ये भी जीवनी परक रचनाएं रही है। ये है अमृतलाल नागर की। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। सूरदास के गुरु का नाम अभी मैंने बताया था, पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्गीय भक्ति को। तो गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी। उसके बाद रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जो अपनी एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी है। बिहारी ने लगभग 713 दोहे अपनी बिहारी सतसई रचना में किए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न हमारा, लोग है लगी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता जो है घनानंद जी की है। लोग कहते हैं कि कविताएं बनाते हैं, लेकिन मैंने तो जो है, मुझे तो मेरी कविताओं ने ही मुझे बनाया है। इस प्रकार से ये पंक्ति का आशय है कि लोग द्वारा कविताएं बनाई जाती है, लेकिन मेरी कविताओं ने ही मुझे बनाया है। ये पंक्ति जो है घनानंद जी द्वारा रचित है। उसके बाद बात करें आगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की जो एक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। भारत भारती जो 1912 की ये रचना है, तो ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है उषा प्रियमिंदा की जो है कहानी विधा की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का शुभारंभ माना जाता है 57 ईस्वी में। तो इसीलिए जो है ईस्वी से जो है 57 वर्ष आगे चलता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, अगर विक्रमी संवत में से मान लो हम 57 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ईस्वी। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि कई बार जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ईस्वी और विक्रम संवत से जो है सन दे दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ईस्वी में पूछा गया है या विक्रमी संवत में पूछा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। ईस्वी से जो है 57 प्लस विक्रमी संवत, और ईस्वी से जो है 57 विक्रमी संवत से जो है 57 अगर माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा ईस्वी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, विद्यापति की पदावली को क्या कहा जाता है? विद्यापति की जो पदावली है उसको मैंने बोल दिया क्या कहा जाता है। तो भाषा क्या है ये पूछा हुआ है। विद्यापति की जो रचना है पदावली, उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा जो विद्यापति की पदावली की भाषा है। और ये जो पदावली है, पदावली से इन्हें विद्यापति जी को प्रसिद्धि मिली है। ये भी ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को उसकी किस रचना के आधार पर प्रसिद्धि मिली है। और अन्य भी रचनाएं हैं विद्यापति की, जैसे कि कीर्ति लताका और कीर्ति पताका, उनकी भाषा है अवहट, उनकी भाषा अवहट रही है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जयदेव की जो गीत गोविंद है उसका अनुकरण करते हुए विद्यापति ने पदावली की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद बरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल का मतलब यहाँ पर है आदिकाल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को जो है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को एक प्रश्नों को उसका एनालिसिस करते हुए याद करना है, ताकि घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर लगा सको। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन रही है? तो हेमचंद्र जी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? पुष्यदंत। और एक सेकंड भाई, जहाँ से मैंने ये प्रश्नों को उठाया तो वहाँ पे पुष्यदंत ही दिए हुए हैं भैया। अपभ्रंश भाषा में
अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, स्वयंभू को ही माना जाएगा। स्वयंभू 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 को ही माना जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में जो है राम काव्य के प्रणेता भी स्वयंभू माने गए हैं और कृष्ण काव्य भी जो है स्वयंभू की रचनाओं में सबसे पहले देखने को मिला। स्वयंभू जो है पुष्यदंत आए हमारे 10वीं शताब्दी में, और जो है इससे पहले स्वयंभू आ चुके थे। इसलिए जो है अपभ्रंश भाषा के जो कृष्ण काव्य के प्रणेता है आप जो है स्वयंभू पर मैं एग्री नहीं हूँ, सॉरी भाई, स्वयंभू पर एग्री हूँ, ना कि पुष्यदंत पर। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख करके, इसको है डाउटफुल क्वेश्चन है, आप ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से या फिर कहीं से रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे हिसाब से जो है स्वयंभू ही रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है स्वयंभू ने ही कृष्ण और राम काव्य भक्ति से संबंधित अपने ग्रंथों में रचनाएं की थी, तो स्वयंभू ही माने जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और किस काव्य से ली गई है? यशोधरा से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अमिया हलाल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ते ही चितवार एक बार। जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा रचित है? तो रसलीन द्वारा रचित है, और रसलीन का जो वास्तविक नाम है वो सैयद नबी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हर एक रचनाकार का कुछ उनके वास्तविक नाम भी हैं और उपनाम भी है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि किस रचनाकार का वास्तविक नाम क्या है और उपनाम क्या रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि रचनाओं के वास्तविक नाम और उपनामों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहोगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे मैम नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक पर बना दीजिएगा, हमें उपनाम या गुरु शिष्य इससे संबंधित हमें प्रश्नों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, तो मैं लेकर के आऊँगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। आदिकाल के प्रधान साहित्यकार प्रवृत्ति, आदिकाल की प्रधान जो साहित्यिक प्रवृत्ति रही है वो क्या रही है? वो है वीर गाथात्मक। यानी कि इसी आधार पर जो है प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ रहा है। पृथ्वीराज रासो इसलिए विवादित रहा है क्योंकि जो है कई विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणिक माना है, किसी विद्वान ने अप्रमाणिक माना है और किसी विद्वान ने उसे अर्धप्रमाणिक भी माना है। अर्धप्रमाणिक, अप्रमाणिक और प्रमाणिक। इस प्रकार से ये विवादों के घेरे में रहा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो पूर्व का भाग जो है वो काल्पनिक है, और उत्तर का जो भाग है यानी कि बाद का भाग वो जो है वो ऐतिहासिक है, इस प्रकार इसलिए जो है पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादग्रस्त ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम प्रश्न संख्या 26। डॉक्टर बुलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। प्रश्न ये बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पर रोक लगाने वाले विद्वान कौन रहे? तो डॉक्टर बुलर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और महाकवि चंद बरदाई को माना। ये भी ऑप्शन के अनुसार ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है और महाकवि कौन माने हैं? तो ये माने हैं पृथ्वीराज रासो को उन्होंने प्रथम महाकाव्य माना है और जो महाकवि माना है चंद बरदाई को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। ये अभी हमने देखी थी, सिद्धों की जो भाषा है वो सांध्य भाषा है।
उसके बाद बात करें गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है पंजाब के तालमंडी में हुआ 1469 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की। किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित रहे? तो सूफी संत बाबा फरीद से ये प्रभावित रहे। नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? नानक वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित रही है। बढ़ते हैं आगे। चैतन्य ने क्या किया? तो इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है सहजयान का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान का प्रवर्तक जो है सरहप्पा माने जाते हैं, जो कि प्रथम सिद्ध कवि भी माने जाते हैं। सिद्ध कवियों में प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35। धनपाल द्वारा कृत भविष्यत कहा को विटनीतर्ज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य कहा। तो इस प्रकार से एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और उसके बाद देख लेते हैं आगे। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान है वीर गाथा काल उन्होंने दी रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन वीर काल की संज्ञा देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग किए गए हैं? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में 1913 में प्रथम 3 भाग मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग आए 1913 ईस्वी में। और जो चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए किन 4 भागों में किस किस सन में प्रकाशित हुआ तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। चंद बरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है। तो छप्पे का राजा किसे कहा जाता है? चंद बरदाई को, क्योंकि इसमें छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना का समय 1933 ईस्वी माना गया और इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। शिरीष की याद आई नामक ललित निबंध के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी। शिरीष का फूल नामक निबंध के रचयिता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास किस पर आधारित है? वो है दहेज प्रथा व अनमेल विवाह पर। तितली जयशंकर प्रसाद का ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर एक नारी की कहानी है। उसके बाद सुनीता जैनेंद्र कुमार के विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? वो है खड़ी बोली। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड है। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड जो है, लंका कांड, सुंदर कांड। इस प्रकार से आपको 7 कांडों को क्रमवाइज से याद रख लेना है, क्योंकि पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 48। फिर आ गया हमारा एक रिपीट हो गया प्रश्न। अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा रहा है? तो कबीरदास जी के उपदेशों का जो सबसे महत्वपूर्ण संकलन रहा है वो बीजक रहा है। और कबीरदास की जो रचनाएं है साखी शब्द नहीं है भाई, ये शब्द है, सॉरी। इस प्रकार से आएगा शब्द और रमेनी। ये साखी, शब्द, रमेनी तीनों रचनाएं जो है बीजक में ही संग्रहित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ के रचयिता किस भाषा में हुई? तो रामायण जो रचित रचना है वाल्मीकि जी द्वारा
उसकी जो भाषा रही है वो संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत भाषा की रचना रही है रामायण। और रामायण जो आगे चल के रामायण को आधार बनाकर कई लेखकों ने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि अपभ्रंश भाषा में ही देख लेते हैं। सबसे पहले पहुँचरी की जो कथा रही है वो रामायण पर आधारित ही है। यह राम काव्य है एक तरह से, जिसमें 5 कांड दिए गए हैं। इस प्रकार से आगे चल के हम देखें तो महाकाव्य जो है रामचरितमानस की जो अवधी भाषा में लिखा वो भी रामायण पर ही आधारित है। तो राम कथा है, उसमें 7 कांड है। इस प्रकार से बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे रचनाकारों ने रामायण पर जो है राम कथा पर आधारित अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। और उनकी भाषा भी अलग अलग रही है। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत पहुँचरी, अवधी भाषा के अंतर्गत रामचरितमानस, और भी आगे चल के अन्य खड़ी बोली में भी जो है राम कथा पर आधारित रचनाएं लिखी गई, जैसे कि साकेत की रचना की मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है, साकेत, हाँ, उसमें भी जो है थोड़ी सी राम कथा को ही दिखाया गया है। लेकिन साकेत के नवम सर्ग जो रहा है वो उर्मिला विषयक, उर्मिला की जो है विरह को दर्शाया गया है। इस प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों ने राम कथा आधारित रचनाएं की हैं। आगे के प्रश्नों को जो है 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आपको परीक्षा में जब आप प्रश्नों को करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न हमें कहीं ना कहीं ये हमारे पढ़े हुए प्रश्न है। बार बार आप इनको रिवाइज करोगे तो परीक्षा में आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारे साथ जो है बच्चे बहुत ही कम जुड़े हुए हैं। तो आप पहली बार ही होंगे, मुझे विश्वास है। तो चैनल को प्लीज़ एक बार फिर से बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हम हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर के आएंगे। प्रश्न उत्तरों की श्रेणी को जो है परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।